हेलो। हाँ जी, 12th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का नाम है और इसी के साथ साथ आपका ये कंसेप्ट क्रिएट हो जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। और हम बात करें अगर हिंदी में तो नॉट फॉर प्रॉफिट, लाभ ना कमाने वाली संस्थाएं, इनकी जो वित्तीय विवरण है वो कौन कौन से होते हैं, आज हमने उसके बारे में डिस्कस करना है। और उसको डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभकारी संस्थाएं या लाभ ना कमाने वाली संस्थाओं का अर्थ क्या होता है। बेटा, क्या होती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि ये किस लिए स्थापित की जाती हैं? ये इसलिए स्थापित की जाती हैं ताकि अपने मेंबर्स को ये कुछ सेवाएं दे सकें। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या क्या शामिल होते हैं? क्लब्स, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरी, स्कूल, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, धार्मिक संस्थाएं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, दान देने वाली संस्थाएं और लिटरेरी सोसाइटीज़। कुछ संस्थाएं भी ऐसी बनी हुई हैं जो कि किसको, कला को प्रोत्साहित करती हैं, उनको हम लिटरेरी सोसाइटीज़ में रखते हैं। ये सारी संस्थाएं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहलाती हैं क्योंकि ये लोग अपने जो मेंबर्स हैं उनको सर्विसेज जो देती हैं अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट देती हैं या नॉमिनल रेट। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब कोई पैसे ना लेना और नॉमिनल मतलब थोड़े से अमाउंट में सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता बल्कि क्या करना होता है? सर्विसेज देना होता है। किसको सर्विस देना है? अपने मेंबर्स को, जो इसके मेंबर्स हैं, या आम पब्लिक को। ठीक है, जैसे क्लब की बात अगर हम करें तो क्लब क्या देता है? क्लब के अंदर जाके कोई भी स्पोर्ट्स का गेम आप खेल सकते हो जो वहाँ अवेलेबल हो, जैसे टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है। ठीक है, इसी तरह से कई और फैसिलिटीज़, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, कुछ रचनात्मक कार्य किए जा सकते हैं वहाँ पे। हॉस्पिटल है, अगर कोई सिविल हॉस्पिटल्स का एग्जांपल लेते हैं, सिविल हॉस्पिटल हर जगह होता है, सरकारी अस्पताल जिसको बोलते हैं, वहाँ पे फ्री मेडिकल सर्विसेज, फ्री दवाइयाँ दी जाती हैं। लिटरेरी सोसाइटी जो होती है, लिटरेरी सोसाइटी क्या करती है? अपने मेंबर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। तो मैंने आपको कहा इनका मेन एम सर्विस करना है, लोगों की सेवा करना है, प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो इनका जो मेन सोर्स है इनकम का, इनके पास पैसा कहाँ से आएगा अपने खर्चे करने के लिए? उसमें मेन इनके क्या क्या चीज़ें आएंगी? मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है जो इसके मेंबर्स हैं ना, जो भी संस्था के सदस्य बनेंगे उनको वो लोग समय समय पर चंदा देंगे इसको। ठीक है, उसको कहते हैं मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, जिससे ये अपना जो इनकी इनकम का सोर्स होगा। लोग दान भी देते हैं, बड़े बड़े लोग दान भी देते हैं ऐसी संस्थाओं में, अनुदान देते हैं। और साथ साथ ये कुछ व्यापारिक क्रियाएं भी करती हैं ये ऑर्गेनाइजेशन, जिससे ये कुछ प्रॉफिट कमाती हैं। लेकिन ये प्रॉफिट ये अपने सदस्यों में नहीं बांटती, बल्कि ये आगे गवर्नमेंट, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए इस पैसे का प्रयोग किया जाता है, जो भी ये व्यापारिक क्रियाओं से कमाती हैं। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? इन ऑर्गेनाइजेशंस की विशेषताएं क्या हैं? इनके मीनिंग से ही बहुत सारी विशेषताएं निकल आती हैं। सबसे पहला है मेन एम इज सर्विस। इनका पहला मुख्य उद्देश्य क्या है? किसकी सेवा करना? किसकी सेवा करेंगी? अपने मेंबर्स की प्लस पब्लिक की, आम जनता की। प्रॉफिट कमाना इनका मेन एम नहीं है। दूसरा फॉर्म, ये एक चैरिटेबल फॉर्म में होती हैं। धर्मार्थ संस्थाएं चंदा दान से चलती हैं, लोगों के चंदे और दान से चलती हैं। ठीक है, और तीसरा है सेपरेट एंटिटी। इनका अस्तित्व इनके मेंबर से अलग होता है। किसी भी मेंबर के आने से, नए मेंबर के आने से, किसी भी मेंबर के जाने से, किसी भी मेंबर की डेथ से इन संस्थाओं पे कोई भी असर नहीं पड़ता। ये संस्थाएं चलती रहती हैं। और इनको संभालता कौन है? मैनेज कौन करता है इनको? इनको मैनेज करते हैं इन्हीं में से एक कमेटी बनाई जाती है, मेंबर्स में से चूज़ करके वही इसको संभालते हैं, इसको चलाते हैं। मेजर सोर्स ऑफ इनकम अभी पीछे भी डिस्कस किया। मेन इनकम सोर्स क्या है? इनके मेंबर्स के द्वारा दिया गया चंदा, दान, जो भी वित्तीय सहायता सरकार देगी इनको, या इन्होंने कहीं बाहर इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उसके ऊपर जो इनकम होगी वो। ठीक है, ये इनकी विशेषताएं हैं। इसके अलावा कुछ और विशेषताएं भी हैं, वो क्या हैं? उसमें आपकी आती है पॉइंट नंबर 6, सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर्स। जो ये प्रॉफिट कमाएंगी, मैंने कहा कुछ व्यापारिक क्रियाएं भी ये करते हैं, जो प्रॉफिट इनको होगा ये अब मेंबर्स में नहीं बांटेंगी, बल्कि उसके लिए ये एक कैपिटल फंड नाम का फंड बनाया जाता है इन ऑर्गेनाइजेशंस में। इनमें कैपिटल अकाउंट नहीं खोला जाता है, इन ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल फंड होता है, उसके अंदर उस सरप्लस को क्या कर दिया जाएगा? ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, अकाउंट्स, इनको प्रॉपर अकाउंट बनाने हैं जो कानून के नज़रों में लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करते हों, ताकि इनके पैसे के ऊपर पूरा कंट्रोल रह सके।
फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स 3 तरह के हैं जो इनके अंदर बनाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, दूसरा है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा है बैलेंस शीट। ये अभी तक आज तक आपने नहीं सुने हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट और इनकम और एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट आपने सुन रखी है। अब इसके साथ ही आपका इतना पढ़ने के बाद क्वेश्चन राइज हो जाता है, तो नॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो प्रॉफिट अर्निंग होती हैं, और जो हमने अभी डिस्कस करी नॉन प्रॉफिट, इनके बीच में क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस तो आप अपने आप भी फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। जैसे जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनका प्राइमरी मोटिव क्या होता है? लोगों की सेवा करना होता है इन ऑर्गेनाइजेशंस का, ठीक है। जबकि प्रॉफिट अर्निंग का क्या होता है? प्रॉफिट कमाना होता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल फंड नाम का एक अकाउंट क्रिएट किया जाता है, और अगर कोई सरप्लस वगैरह होता है, इनको अपने प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं, वो उसमें ऐड किए जाते हैं। जबकि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल अकाउंट होता है, फंड नाम का कोई अकाउंट नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा और क्या डिफरेंसेस हैं? तीसरा डिफरेंस है स्टेटमेंट्स। कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी डिस्कस की थी हमने एनपीओ की? पीछे मैंने आपको बताया रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, ये 3। जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की आपने +1 में पढ़ रखी हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, निर्माणी खाता, ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापारिक खाता, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट, ठीक है। एक और पॉइंट अभी हमने मीनिंग में डिस्कस किया, जो भी वैसे तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, लेकिन जो भी ये व्यापारिक क्रियाएं करेंगी, अगर उसकी वजह से कोई भी इनको प्रॉफिट होता है, वो मैंने आपको बताया था कि वो प्रॉफिट इसके मेंबर्स में नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इस पॉइंट के अंदर है कि मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाएगा। जबकि इसके अंदर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और है कि ये तो था प्रॉफिट जो ये व्यापारिक क्रियाएं करेंगी उससे जो प्रॉफिट होगा, लेकिन इनका जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे ना, ये दूसरे वाला अकाउंट, तो इसमें अगर इनकी इनकम्स इनके एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो जाती हैं तो इनमें निकलता है सरप्लस, ठीक है, आधिक्य जिसको कहा जाता है। और अगर खर्चे ज़्यादा हो जाएं तो निकलता है डेफिसिट, कमी जिसको कहा जाता है। जबकि इस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट और लॉस निकलता है, यानी वही टर्म्स वही हैं, उनके नेम्स चेंज कर दिए गए हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का ये भी बन जाता है थ्योरेटिकल। उसके अलावा अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताइए भाई, कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें बनती हैं। तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया, इसके अंदर 3 स्टेटमेंट बनती हैं। कौन कौन सी हैं वो? नंबर 1 पे इनका बनता है रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट, जिसको हिंदी में प्राप्ति एवं भुगतान खाता कहा जाता है। दूसरा बनता है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसको हिंदी में आय एवं व्यय खाता कहा जाता है। तीसरा है बैलेंस शीट, जिसको हिंदी में स्थिति विवरण कहा जाता है। अब हमने क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? डिटेल वाइज हमने इन अकाउंट्स के बारे में पढ़ना है। पहले हम इस अकाउंट के मीनिंग और इसकी विशेषताओं को पढ़ेंगे, फिर इस अकाउंट की मीनिंग और विशेषताएं पढ़ेंगे। ये चीज़ ही आपकी डिफरेंट है। बैलेंस शीट तो ऑलमोस्ट आपने पहले की हुई है, +1 में जो की थी, बस कुछ आइटम्स का चेंज आएगा, ठीक है। अदरवाइज हमने मेन डिटेल पढ़नी है रिसीप्ट और पेमेंट की और इनकम और एक्सपेंडिचर की। तो चलिए हम पढ़ते हैं रिसीप्ट और पेमेंट के बारे में। क्या होता है ये अकाउंट? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? ये अकाउंट आपका नाम से ही क्लियर हो रहा है, जैसे कि इसके नाम में है रिसीप्ट एंड पेमेंट। रिसीप्ट का मतलब क्या होता है? प्राप्तियाँ, और पेमेंट का मतलब क्या होता है? भुगतान, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, ठीक है। ये जो बिल्कुल आपका एक तरह से मैं ये बताऊं कि कैश बुक होती थी ना, जो +1 में हमने बनाई थी, कैश बुक बनानी सीखी थी। उस कैश बुक में जैसे हम एंट्री करते थे ना, डेबिट साइड पे सारी रिसीप्ट्स लिखते थे जो जो प्राप्तियां आ रही हैं, और क्रेडिट साइड पे हम क्या लिखते थे? पेमेंट्स लिखते थे। साइड 2 होती थी उसकी कैश बुक की, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट साइड में क्या होती थी? प्राप्तियां, और क्रेडिट साइड में क्या होता था? भुगतान होता था। तो उन्हीं की समरी है ये हमारी रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट। मतलब कैश बुक एक तरह का, हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक स्टोरी या एक पोयम है कैश बुक, और उसकी समरी जब हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं तो वो है हमारा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कैश बुक एक हम ले लेते हैं स्टोरी या एक पोइट्री, और उसी की समरी जो है वो है रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं हम, रिसीप्ट एंड पेमेंट में फ़र्क क्या होता है? जो कैश बुक में चीज़ें लिखी होती हैं उसको हम एक हेडिंग देके रिसीप्ट और पेमेंट में लिख देते हैं, ठीक है। और ये वाला जो फॉर्म ऑफ अकाउंट है कहाँ फॉलो किया जाता है? क्लब्स, एसोसिएशन के जो ट्रेजरर्स हैं वो इसको फॉलो करते हैं अपने रिजल्ट्स को बनाते वक्त, ठीक है। इसको बनाया कब जाता है? साल के आखिर में बनाया जाता है। कैश बुक को देख के बनाया जाता है, और जितनी भी प्राप्तियां और भुगतान, जितनी भी रिसीप्ट और पेमेंट्स हैं इसके अंदर, कैश बुक के अंदर, वो सारी की सारी हमने रिसीप्ट और पेमेंट में लिखनी है। उसी को देख के बनाया जाएगा ये, ठीक है ना।
और इसमें क्या होगा, जितनी भी रिसीप्ट्स और पेमेंट आपकी कैश बुक में है वो इसमें एंटर की जाएंगी, समरी फॉर्म में एंटर की जाएंगी। अगर मैं एक चीज़ का एग्जांपल लेती हूँ कि अगर एक क्लब का एग्जांपल लेते हैं, क्लब क्या है, एक एनपीओ है। एनपीओ मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर लाभ ना कमाने वाली संस्था। एक क्लब का एग्जाम्पल लिया मैंने। क्लब के अंदर उसके मेंबर्स ने अलग अलग डेट पे दान दिया, कोई जनवरी में दिया, कोई फरवरी में दिया, कोई मार्च में दिया, अलग अलग डेट्स थी, अलग अलग महीने थे। तो उनको कैश बुक में कैसे लिखा होगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जो पहले आया होगा उसको पहले, जो बाद में आया होगा उसको बाद में, ऐसे ही एंट्री करी होगी। जबकि रिसीप्ट और पेमेंट के अंदर डेट का कोई चक्कर नहीं है, जितनी भी सब्सक्रिप्शन आई अलग अलग डेट पे उन सबका टोटल करके एक हेडिंग बना दी जाएगी, टोटल सब्सक्रिप्शन, और उसको लिख दिया जाएगा। मान लीजिए कैश बुक में 10 बार एंट्री है सब्सक्रिप्शन की, कभी 5,000 की है, कभी 2,000 की है, कभी 10,000 की है, कभी 20,000 की है, जोड़ के 1,00,000 बनता है। तो रिसीप्ट और पेमेंट में उसका टोटल लिख दिया जाएगा, टोटल सब्सक्रिप्शन इक्वल टू 1,00,000। हेडिंग बना दी टोटल सब्सक्रिप्शन और समरी कर दी, उन सारों की अलग अलग लिखी हुई थी कैश बुक में, उन सबका जोड़ करके लिख दिया। ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम उसमें से देख के। ये था इसका एक मीनिंग। ये किसके सिमिलर है, कैश बुक में, कैश बुक के सिमिलर है, कैश बुक की समरी है रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट। अब इसकी कुछ विशेषताएं डिस्कस करते हैं। क्या है विशेषताएं? पहली विशेषता है नेचर ऑफ अकाउंट। अब आप देखिए, मैंने बोला आपको कि रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट कैश बुक की समरी है। ठीक है जी, कैश बुक कैसा अकाउंट था, कौन से नेचर का था, रियल। तो ये भी कैसे नेचर का है, रियल। रियल का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज़ें बिजनेस में आ रही हैं वो आपकी डेबिट होंगी और जो जा रही हैं वो क्या होंगी, क्रेडिट होंगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका इसके अंदर, इट स्टार्ट्स विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड एट बैंक। मतलब जब ये अकाउंट शुरुआत होता है ना, तो शुरुआत में डेबिट साइड पे सबसे पहली आइटम आपको लिखी हुई मिलेगी, कैश का बैलेंस लिखा हुआ मिलेगा, कैश इन हैंड का और कैश एट बैंक का। अगर बैंक में भी पड़ा है पैसा और बिजनेस में भी पड़ा है, दोनों बैलेंस आपको लिखे हुए मिलेंगे। उसके बाद कैश एट बैंक का बैलेंस, जो इन हैंड बैलेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन एट बैंक वाला बैलेंस कई बार ये आपका अनफेवरेबल बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी हो सकता है। तो जब ये अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा तो इसको आप क्रेडिट साइड पे लिखेंगे स्टार्टिंग में ही। ठीक है ना, अगर तो ये पॉजिटिव बैलेंस है तो टू साइड आएगा, टू बैलेंस BD, और अगर ये नेगेटिव बैलेंस है बैंक का तो उस तरफ आ जाएगा बाय बैलेंस BD। सिर्फ इतना सा फर्क पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है आपका थर्ड पॉइंट, नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। हमारे कह रहा है कि अब कौन से आइटम की जो हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करनी है, रिसीप्ट और पेमेंट। तो पहले ही डिस्कस हो चुका है कि ये कैश बुक को देख के बनना है। ठीक है, तो कैश बुक के अंदर जितनी भी डेबिट साइड पे प्राप्तियाँ लिखी हुई हैं, चाहे वो प्राप्ति कैपिटल रिसिप्ट हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो, कैपिटल नेचर या रेवेन्यू नेचर। ठीक है, दो चीज़ें बोल रही हूँ मैं आपको, कैपिटल नेचर या रेवेन्यू नेचर। कैपिटल नेचर होता है बेटा, जैसे कोई फिक्स एसेट बेच दी, कैपिटल बेच दी ना अपनी। फिक्स एसेट क्या है, बिजनेस की एसेट्स हैं, एसेट हैं और कैपिटल में से खरीदी जाती हैं, वो एक तरह की बिजनेस की कैपिटल मानी जाती हैं। तो उनको बेचा गया, रोज़ रोज़ तो नहीं बेचा जाएगा, उन पे जो पैसा आएगा वो कैपिटल प्राप्ति है। और अगर डेली रूटीन के जैसे खर्चे होते हैं, हर महीने किराया मिल रहा है, कहीं से कमीशन मिल रहा है, वो रेवेन्यू नेचर के होते हैं। तो आपको रिसीप्ट और पेमेंट की रिसीप्ट्स में सभी प्राप्तियां दिखानी है, चाहे वो आपकी कभी कभी प्राप्त होने वाली हैं या आपको रेगुलरली प्राप्त होने वाली। दूसरी बात करते हैं टाइम पीरियड की। इसमें आपको सभी प्राप्तियां दिखानी है, चाहे वो पिछले साल के लिए आपको मिली हैं, चाहे करंट ईयर के लिए मिली हैं, चाहे आने वाले साल के लिए मिली हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल रिसीप्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन, जैसे अब सब्सक्रिप्शन मिली वो रेवेन्यू रिसीप्ट है। मैंने अभी बोला कि सब्सक्रिप्शन जो है वो सब्सक्रिप्शन हो, इंटरेस्ट हो, कमीशन हो, ये हर महीने मिलता है, तो हर महीने या हर 2 महीने बाद, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट हो गई, ये लिखी जाएगी। ऐसे ही अगर फर्नीचर को बेचा गया, फर्नीचर आपकी कैपिटल, फर्नीचर को बेचना मतलब कैपिटल रिसिप्ट, ये भी लिखा जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको सब्सक्रिप्शन मिली इस साल, कुछ अमाउंट पिछले साल के लिए मिला, कुछ अमाउंट करंट ईयर के लिए मिला और कुछ अमाउंट आने वाले साल के लिए मिला, तो तीनों का जोड़ करके तीनों आपकी दिखाई होंगी, आपकी डेबिट साइड पे तीनों दिखाई जाएंगे। सेम चीज़ अगर आपकी रिसिप्ट पे लागू हो रही है तो सेम ही चीज़ आपकी पेमेंट्स पे भी लागू होगी। पेमेंट में भी दोनों नेचर की पेमेंट आएगी, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो, चाहे रेवेन्यू नेचर की हो। ठीक है, और टाइम पीरियड भी वही, पिछली हो, करंट ईयर की हो, आने वाले टाइम की हो, सभी पेमेंट्स को दिखाया जाएगा। और लास्ट, अगर इसकी शुरुआत ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड से है और कैश एट बैंक से है, तो इसका एंड जो है वो क्लोजिंग बैलेंस से होगा, कैश के और बैंक के। ठीक है ना, एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड और कैश एट बैंक आपका क्रेडिट साइड पे होगा। क्लियर?
तो ये इसकी विशेषताएं थी आपकी। अब क्वेश्चन अराइज हो जाता है आपका, हमने अभी डिस्कस किया मेन कि ये किसको देख के बन रहा है, किसकी समरी है, कैश बुक की। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक। कैश बुक में और रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस बेसिस, सबसे पहला किस आधार पे डिफरेंस करेंगे आप, बेस के आधार पे। इट इज़ प्रिपेयर्ड किसके आधार पे बना रहे हो आप इसको, कैश बुक के आधार पे। और कैश बुक किसके आधार पर बनती है, कैश की रिसिप्ट्स और कैश की पेमेंट्स के आधार पे। नंबर 2 पीरियड, ये कब बनाया जाता है, अकाउंटिंग ईयर के एंड में। ये एक कैश बुक की समरी है, जबकि कैश बुक बनती है डेली बेसिस पे, हर डेट की एंट्री होती है कैश बुक के अंदर, ठीक है ना। पार्ट ऑफ डबल एंट्री रिसिप्ट और पेमेंट जो है वो समरी है कैश बुक की, तो इसको हम डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं मान सकते, जबकि कैश बुक हमारे डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करती है, ठीक है। और डेबिट एंड क्रेडिट साइड, इसमें 2 साइड है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में। क्या साइड्स के नाम क्या हैं, रिसिप्ट और पेमेंट, जबकि कैश बुक की जो 2 साइड्स हैं उनके नाम क्या हैं, उनके नाम है डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद लेजर फोलियो, इसमें लेजर फोलियो का कॉलम नहीं होगा, जबकि इसमें लेजर फोलियो का कॉलम होता है। इंस्टीट्यूशन, इसको कौन बनाती हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। रिसिप्ट और पेमेंट को और कैश बुक को सभी बनाते हैं, चाहे वो प्रॉफिट कमाने वाली संस्थाएं हों, चाहे प्रॉफिट ना कमाने वाली संस्थाएं। ये आपका फर्स्ट अकाउंट क्लियर हो गया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब हम डिस्कस करेंगे अपना अगला अकाउंट, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसको हिंदी में आय एवं व्यय खाता कहा जाता है। बेटा ये बिल्कुल आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था ना +1 में, कोई भी प्रॉफिट कमाने वाली संस्था है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, बिल्कुल उसी की तरह इसको बनाया जाता है, ठीक है। इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि जो इनकम्स हैं, करंट इनकम्स हैं, चालू वर्ष की आय है, वो चालू वर्ष के खर्चों से ज़्यादा है या खर्चे आय से ज़्यादा है। अगर आय ज़्यादा है तो बिजनेस के अंदर क्या होगा, सरप्लस होगा, आधिक्य। और अगर खर्चे ज़्यादा हैं तो क्या होगा, डेफिसिट होगा, कमी होगी। इसको बिल्कुल सेम उसी तरह बनाना है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। जितने भी खर्चे होंगे, लॉस होंगे, रेवेन्यू नेचर के, वो इसमें रिकॉर्ड किए जाएंगे डेबिट साइड पे। ये अकाउंट रिवर्स है, जैसे रिसिप्ट और पेमेंट था ना, तो उसमें नाम के अकॉर्डिंग ही वो सीधा चलता है अकाउंट, रिसिप्ट और पेमेंट। तो इस तरफ डेबिट साइड पे रिसिप्ट और क्रेडिट साइड पे पेमेंट, लेकिन इसमें उल्टा है। इसमें क्या है तो नाम इसका इनकम और एक्सपेंडिचर, लेकिन इसमें हम एक्सपेंडिचर लिखेंगे डेबिट साइड पे आगे और इनकम्स लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। तो इस चीज़ में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसका नेम रिवर्स है, बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस निकलता था, इसमें क्या निकलेगा, सरप्लस और डेफिसिट निकलेगा। दूसरी चीज़, इसके अंदर हम सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम्स को दिखाएंगे, रेवेन्यू नेचर की ही इनकम्स और रेवेन्यू नेचर के ही एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल नेचर की आइटम इसमें नहीं आती है। और तो दूसरी एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें सिर्फ करंट ईयर के फिगर्स दिखाए जाएंगे, ना पिछले साल का कुछ आएगा ना अगले साल का कुछ आएगा, ठीक है। इसके नेचर ऑफ अकाउंट, जैसे पीएल अकाउंट था, पीएल अकाउंट कौन से नेचर का था आपका, नॉमिनल नेचर का, तो ये भी नॉमिनल नेचर का है। नॉमिनल नेचर का रूल क्या होता है, डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन्स। नेचर ऑफ आइटम मैंने अभी बताया, ओनली रेवेन्यू नेचर की आइटम रिकॉर्ड होंगी इसमें, कैपिटल नेचर की आइटम को रिकॉर्ड नहीं करना है। जैसे सेल आपने फर्नीचर की करी है, ठीक है, वो इसमें नहीं रिकॉर्ड होगा, कैपिटल नेचर हो गया ये रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर फर्नीचर को बेचने से अगर कोई प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तो वो रिकॉर्ड होगा इस अकाउंट के अंदर। तीसरा है ओमिशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, इसमें ना कैश का ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है ना ही क्लोजिंग बैलेंस लिखा जाता है। फोर्थ, एडजस्टमेंट्स, शायद मेरा 2 पॉइंट आपको उस रिसिप्ट और पेमेंट में करवाने रह गए, वो आप देख लीजिएगा, मैं यहीं पे बता देती हूँ क्योंकि इसको देख के मुझे ध्यान आ रहा है एडजस्टमेंट का पॉइंट। जो हमारा रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट था ना, उसके अंदर एडजस्टमेंट्स जो है नहीं की जाती किसी भी तरह की, मतलब ऐसा कोई भी खर्चा नहीं दिखाया जाता जो कैश में पे नहीं होता। ऐसे कौन से खर्चे होते हैं जो कैश में पे नहीं होते बिजनेस के अंदर, सबसे पहला डेप्रिसिएशन, इसके लिए कोई कैश नहीं जाती बिजनेस में से। नंबर 2, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना बेटा, ये एडजस्टमेंट्स होती हैं। अगर आपको याद हो +1 में हमने फाइनल अकाउंट की कुछ एडजस्टमेंट की थी, आउटस्टैंडिंग की, प्रीपेड की, एक्रूड, अनअर्न्ड, ठीक है, वो सारी एडजस्टमेंट कैश में नहीं होती बेटा, इसलिए उसको रिसिप्ट और पेमेंट में तो हमने दिखाना नहीं। लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर इन सब एडजस्टमेंट्स को किया जाता है, जैसे हमने +1 में पीएल अकाउंट के अंदर किया था, बिल्कुल सेम तरीके से सारी एडजस्टमेंट होंगी इसमें। कौन कौन सी एडजस्टमेंट थी, डेप्रिसिएशन, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अर्न इनकम, ये सारी आपने इसको बनाते वक्त ध्यान रखनी है, ठीक है। और इट रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करंट पीरियड, ये करंट पीरियड के ही डाटा को रिकॉर्ड करता है, मैंने पहले भी बताया आपको। इसमें पिछला अगला हमने कोई भी अमाउंट नहीं दिखाना है। और पर्पस क्या है इसको बनाने का,
इसको बनाने का उद्देश्य सरप्लस और डेफिसिट को फाइंड आउट करना है। ये देखना कि अगर इनकम्स ज़्यादा आ रही हैं एक्सपेंडिचर से तो सरप्लस, और अगर एक्सपेंडिचर्स इनकम से ज़्यादा हैं तो डेफिसिट, और सरप्लस आएगा तो हमारा कैपिटल फंड में ऐड होगा, और अगर डेफिसिट आएगा तो वो कैपिटल फंड में से माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन बन जाता है हमारा मेन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। दोनों अकाउंट हमने पढ़ लिए, अब दोनों के साइड बाय साइड फीचर्स डिस्कस करने हैं। पहला पॉइंट है आपका नेचर में, ये रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट कैश बुक की समरी है, और ये किसकी तरह है, प्रॉफिट एंड लॉस की तरह है। ठीक है ना, साइड्स रिसीप्ट और पेमेंट में दो साइड है, एक रिसीप्ट और एक पेमेंट। इनकम और एक्सपेंडिचर की दो साइड कौन सी है, एक्सपेंडिचर्स और इनकम्स। ठीक है, अब नेचर रिसीप्ट और पेमेंट का नेचर कौन सा है, रियल है ना, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। जबकि इनकम और एक्सपेंडिचर का नेचर क्या है, नॉमिनल। और रिसीप्ट एंड पेमेंट में ओपनिंग बैलेंस कैश के ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है, जबकि इसमें कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। क्लोजिंग बैलेंस इसमें भी कैश का ही निकलेगा, और उसके अंदर आपका क्लोजिंग बैलेंस में क्या होगा, या तो इनकम्स का एक्सपेंडिचर्स पे निकलेगा, वो होगा सरप्लस, और अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इनकम से तो क्या निकलेगा, डेफिसिट। ठीक है, और आपका इसके अंदर पॉइंट होगा कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। रिसीप्ट एंड पेमेंट के अंदर आपकी सभी आइटम्स दिखाई जाएंगी, रिसीप्ट में भी और पेमेंट में भी, दोनों नेचर की, कैपिटल नेचर की भी और रेवेन्यू नेचर की भी। जबकि इसमें आपकी सिर्फ कौन सी दिखाई जाएंगी, रेवेन्यू नेचर की दिखाई जाएंगी। ठीक है, और पीरियड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, आपका पीरियड क्या रहेगा एक्सपेंसेस को और इनकम्स को दिखाने का। इसके अंदर रिसीप्ट और पेमेंट के अंदर मैंने कहा था सभी टाइम पीरियड, लास्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और कमिंग ईयर, फ्यूचर ईयर। जबकि इसके अंदर सिर्फ आपका करंट ईयर की इनकम्स और एक्सपेंसेस दिखाए जाएंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट रिसीप्ट और पेमेंट में मैंने क्या बताया, कोई एडजस्टमेंट नहीं की जाती, क्योंकि वो कैश बेस पे बनाया जाता है। उसके अंदर सिर्फ कैश में जो चीज़ें होती हैं, आती हैं या जाती हैं, वो लिखी जाती हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आपकी सारी एडजस्टमेंट की जाएंगी, ये एक्यूरल बेस पे बनाया जाता है। और बैलेंस शीट, रिसीप्ट और पेमेंट जो है ज़रूरी नहीं कि उसके साथ बैलेंस शीट बनाई जाए, क्योंकि इसके अंदर दोनों आइटम इंक्लूडेड हैं, कैपिटल नेचर की भी और रेवेन्यू नेचर की भी। जबकि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जब भी बनाया जाएगा तो बैलेंस शीट उसमें ज़रूरी है, क्योंकि रेवेन्यू नेचर की आइटम तो आ गई इनकम और एक्सपेंडिचर में, जो कैपिटल नेचर की वो किसके अंदर आएंगी, बैलेंस शीट के अंदर आएंगी। ठीक है ना, उसके बाद लास्ट है आपका ट्रांसफ़र ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस जो होता है हमारा रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट का, वो कहाँ जाएगा, जो क्लोजिंग बैलेंस है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, वो नेक्स्ट पीरियड में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, नेक्स्ट ईयर के रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में। जबकि इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आपका कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंस जो है रिसीप्ट और पेमेंट में और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद एक डिफरेंस का क्वेश्चन आपका और अराइज होता है ये क्वेश्चन करने के बाद, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम कंपेयर कर रहे थे ना इनकम और एक्सपेंडिचर को प्रॉफिट एंड लॉस से, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब सबसे पहला तो डिफरेंस आपने ऑब्जेक्टिव के बेस पे करना है। इनकम और एक्सपेंडिचर को बनाने का उद्देश्य क्या है, ये जानना कि हमारे खर्चे हमारी इनकम से कितने ज़्यादा है या हमारी इनकम हमारे एक्सपेंडिचर से कितने ज़्यादा है। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बनाना था, हमने प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए बनाया था। इनकम और एक्सपेंडिचर को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस को सभी ट्रेडिंग कंसर्न्स बनाती हैं, व्यापारिक संस्थाएं बनाती हैं, जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है। ठीक है, और बेस क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट किसके बेस पे बनाया जाता है, ये रिसीप्ट और पेमेंट के बेस पे बनाया जाता है, उसी को देख के बनाया जाएगा। ठीक है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस बनाते वक्त आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है, ट्रायल बैलेंस को देख के बनाया जाता है। बैलेंस जो आपका ये है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसमें जो बैलेंस निकलता है वो या तो सरप्लस या डेफिसिट, जबकि इसके अंदर जो निकलता है बैलेंस वो क्या होता है आपका प्रॉफिट और लॉस। तो ये बहुत सिंपल से पॉइंट है, जिसको एक बार भी आप देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से ध्यान से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड अकाउंट आपकी स्टेटमेंट थी, वो क्या थी, बैलेंस शीट। जैसे बाकी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, उसमें बैलेंस शीट बनती है, सेम उसी तरह से बननी है, लास्ट डेट पे बनेगी। ठीक है, उन्हीं बैलेंसेस से बनेगी जो बचेंगे आफ्टर ट्रांसफर ऑफ और रेवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। सारे रेवेन्यू इनकम्स और खर्चे जो भी होंगे रेवेन्यू नेचर के, वो सारे इनकम और एक्सपेंडिचर में चले जाएंगे, बाकी जो बैलेंस बचेंगे उनसे बनेगी ये। ठीक है, एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल फंड इसके अंदर आएगा। सबसे पहले एसेट्स आएंगी, जो भी आपकी पिछले साल की बैलेंस शीट होगी ना, मतलब बैलेंस शीट आपको पिछले साल की भी दो बनानी पड़ेंगी, एक लास्ट ईयर की बनानी पड़ेगी, एक करंट ईयर की बनानी पड़ेगी।
तो फिक्स एसेट जो भी आपकी प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में होंगी, ठीक है, वो एडजस्ट की जाएंगी। अगर उसमें कोई एसेट खरीदी है वो ऐड हो जाएगी, बेची है माइनस हो जाएगी, डेप्रिसिएशन लगाया वो माइनस हो जाएगा, कुछ और नई एसेट्स खरीदी हैं वो भी आप एंटर कर देंगे, ठीक है ना। तो इसका जो प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट है इसमें वो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने से ज़्यादा क्लियर होगा। बाकी करना आपको वही है, एसेट खरीदते थे तो नई एसेट खरीदते थे तो ऐड हो जाती थी पुरानी एसेट में, बेचते थे तो माइनस हो जाती थी, डेप्रिसिएशन लगाते थे तो माइनस हो जाती थी, है ना। उसके अलावा अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं आपके, एडवांस में खर्चे पे हुए हैं या एक्रूड इनकम्स हैं आपकी, उन सबको हम एसेट साइड पे दिखाते हैं। कैश और बैंक का बैलेंस जो रिसिप्ट और पेमेंट से मिलेगा वो भी बैलेंस शीट में आएगा आपका एसेट साइड पे, ठीक है। इस तरह से आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी उससे आप बैलेंस शीट बनाएंगे। और लाइबिलिटीज़ में भी सेम, लाइबिलिटीज़ में भी जो पिछले साल की बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ दिखाई होंगी आपकी, लोन वगैरह, वो आप वहाँ से ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर और कोई लोन लिया है वो ऐड कर देंगे, पुराना लोन वापस किया है वो माइनस कर देंगे, ठीक है ना। और अगर सपोज कीजिए कोई आपको क्वेश्चन में बताया कोई आपको स्पेशल प्राप्ति हुई है, डोनेशन मिली है स्पेसिफिक बिल्डिंग बनाने के लिए या पूल बनाने के लिए, तो इस तरह की जो स्पेशल खर्चे होते हैं वो एक लाइबिलिटी होती है, उसको आपने लाइबिलिटीज़ में दिखाना है, ठीक है। उसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह जो होते हैं वो भी आपकी लाइबिलिटीज़ में आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका एक कैपिटल फंड होता है इसके अंदर, मैंने पहले भी बताया कैपिटल नहीं होती, कैपिटल फंड होता है। निकलता सेम वे से है, एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस करके कैपिटल फंड निकलता है। इसके अंदर क्या किया जाता है, इस फंड के अंदर आप जितना भी इनकम और एक्सपेंडिचर से सरप्लस निकलेगा उसको आप इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। और अगर डेफिसिट निकलेगा तो उसको इसमें माइनस कर देंगे। तो इस तरह से बैलेंस शीट बनाई जाएगी, लेकिन इसकी ज़्यादा क्लैरिटी आपको तब होगी जब हम प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन